हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। ग्रेडियंट प्लस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरबीआई ने 1 नवंबर 2022 को एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य क्या था, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या था कि जो हमारा रुपया है, ये जो करेंसी है, ये किस फॉर्म में है, अभी फिजिकल फॉर्म में वर्क कर रही है। इसी के ऊपर ट्रायल किया गया था कि इसको ई-रूपी यानी कि इसको डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने के लिए तो करा गया, ट्रायल लिया गया था। तो इस ट्रायल के अंदर क्या था कि जो देश के टॉप 10 बैंक थे, उनको होलसेल, हिंदी में बोले तो बल्क में लेन-देन करने के लिए परमिशन दी गई थी। लेन-देन की परमिशन दी गई थी। अभी जस्ट हाल ही रिसेंट में क्या हुआ है कि 1 दिसंबर 2022 को ये जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, इसका एक चरण पूरा हो गया। सेकंड चरण में क्या रखा गया है कि देश के 4 शहर चुने गए। देश के 4 सिटीज़ चुनी गई मुख्य, जिसमें क्या है कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। ये 4 जो सिटी चुनी गई हैं, इसमें से जो बैंक है या फिर जो हमारे आरबीआई हैं, ये क्या करेंगे कि यहाँ से कुछ रिटेलर को चूज़ किया जाएगा, कुछ रिटेलर लिए जाएँगे। पहले क्या था, बैंकों को ऐड किया गया था फर्स्ट स्टेप में, टॉप 10 बैंक। इस बार क्या किया गया सेकंड स्टेप में, अब ये जो रिटेलर चुने गए हैं, इनका काम क्या रहेगा कि जो ये ई-रूपी है, इसको इसके साथ डील करेंगे। यानी कि अब जो डीलिंग होगी वो इसमें होगी। तो ये इसके बाद फीडबैक देंगे कि ये जो बनाया गया है ई-रूपी, इसमें क्या-क्या कमियाँ हैं और क्या-क्या इसमें सुधार होने चाहिए। ये ट्रायल लगभग 1 से डेढ़ मंथ तक चलेगा, ये उम्मीद है। इसके बाद इसमें जो भी फीडबैक आने के बाद जो भी कमी होगी, उसे सुधारने के बाद इसको क्या होगा, आम पब्लिक के लिए भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो आइए समझते हैं कि जो ई-रूपी है, ये काम कैसे करता है। देखिए, ई-रूपी यानी कि है क्या है, एक्चुअली में ई-रूपी है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी। इसको कौन जारी कर सकता है? इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ आरबीआई ही जारी कर सकती है, और इसके अलावा कोई भी जारी किया जाएगा तो वो फेक या गलत माना जाएगा, कानूनी अपराध होगा। ये आरबीआई ही सिर्फ़ जारी कर सकती है। अब देखिए, जो ई-रूपी रहेगा, इसका जो व्यवहार है, ये बिल्कुल हमारे नोटों की तरह या सिक्कों की तरह ही होगा। नोटों की तरह या सिक्कों की तरह होगा, बिल्कुल सेम। परंतु परंतु बट लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? ई-रूपी किस फ़ॉर्म में होगा? डिजिटल फ़ॉर्म में। और जो ये नोट होते हैं, ये किस फ़ॉर्म में होते हैं? ये फ़िज़िकल फ़ॉर्म में। इतना ही फ़र्क रहेगा। अब देखिए, डिजिटल में हम देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, पर इसे छू नहीं सकते। इसको हम छू भी सकते हैं। और अब बात की जाए इनकी वैल्यू की। अब देखिए, डिजिटल को तो हम देख सकते हैं, पर इसे छू नहीं सकते। नोट को हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो क्या इनकी वैल्यू में कोई फ़र्क हो सकता है? तो देखते हैं वैल्यू क्या रहेगी। तो इनकी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। ई-रूपी और नोट, इनकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम रहेगी। अब देखिए कैसे? इस वैल्यू से मतलब क्या है कि मान लीजिए एक क्रिप्टो है, ये किस फ़ॉर्म में होती है? ये भी डिजिटल फ़ॉर्म में ही होती है, या इलेक्ट्रॉनिक फ़ॉर्म कह सकते हैं इसके हम, इसी फ़ॉर्म में होती है। तो एक बिटकॉइन यानी कि एक बीटीसी की कीमत कितनी है? लगभग-लगभग 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए। एक बिटकॉइन की कीमत है 16 लाख रुपए। अगर मुझे ये जो एक बिटकॉइन है, अगर इसको फिज़िकली रुपए में कन्वर्ट किया जाए, तो मुझे एक बिटकॉइन की कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी? 16 लाख की। वैसे ही ये जो करेंसी होगी ये वाली, ये भी किसमें है? डिजिटल फ़ॉर्म में है। अब अगर मुझे इसको फिज़िकल फ़ॉर्म में कन्वर्ट करना हो, जैसे माना, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक ई-रूपी, ये इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा आपको मिलेगी, इसकी सेम रहेगी। जैसे कि 1 रुपए की कीमत हमारी 1 रुपए के बराबर ही रहेगी। अब जैसे 10 ई-रूपी की कीमत 10 रुपए के बराबर ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको ये जो ई-रूपी है, ये डिजिटल फ़ॉर्म में है, तो आपको अगर फिज़िकल फ़ॉर्म में इसको लेके आना है, तो आपको इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है, जितनी वैल्यू इसकी इतनी फिज़िकल रहेगी, उतनी ही वैल्यू इसकी डिजिटल रहेगी। अब इनके जो रुपए होते हैं, इसको हम कैसे रखते हैं? वॉलेट में। कोई पर्स बोलता है, कोई बटुआ बोलता है, कुछ इस तरीके से। तो रुपए को हम किसमें रखते हैं? इनमें, पर्स में या फिर बटुए में। और नॉर्मली क्या होता है कि कोई-कोई ओनली जेब में भी रखते हैं। सबके अलग-अलग तरीकों से रखने के। अब जो ई-रूपी है, ये स्टोर कहाँ करा जाएगा?
तो इसको क्या रखेंगे, ई रूपी कहाँ स्टोर होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार से आपका जो रुपए फिजिकल होता है वो बटुए में होता है, उसी प्रकार से जो ई रूपी है ये क्या होगा कि बैंक आपको एक बहुत ही पर्सनल डिजिटल वॉलेट देगा। क्या देगा आपको, एक डिजिटल वॉलेट। तो जो ई रूपी है ना ये डिजिटल वॉलेट में रखा जाएगा। जिस प्रकार से पैसों को रखने के लिए एक वॉलेट होता है, और ये वॉलेट हम कहाँ से लेते हैं, किसी भी दुकान से कहीं भी मिलता है वहाँ ले लेते हैं। तो जिस प्रकार से इसके लिए पर्टिकुलर एक दुकान मिलती है, उसी प्रकार से ये जो डिजिटल वॉलेट होता है ये पर्टिकुलर बैंक या आरबीआई द्वारा जारी किया जाएगा। इसका नियंत्रण पूरा का पूरा आरबीआई के पास भी रहेगा। इसका नियंत्रण जैसे आपके पास होता है, ठीक है, इसके मालिक संपूर्ण रूप से आप हैं, उसी प्रकार से इसके भी आप मालिक रहेंगे, लेकिन इसकी पूरी जानकारी निगरानी इस पे आरबीआई जरूर रखेगा। अब जो ये डिजिटल वॉलेट होगा यानी कि डीडब्ल्यू, इसमें क्या रहेगा कि जो लेन-देन होगा वो देखिए पर्सन टू पर्सन कर सकते हैं। जिस तरह से आप फिजिकल में ये जो वॉलेट होता है, ये वाला जो वॉलेट होता है, आप क्या करते हैं कि मान लीजिए आपने 1 केजी सेब परचेज़ किए। अब आप डायरेक्ट उसको किसी भी पर्सन को यानी कि मर्चेंट को डायरेक्ट पेमेंट देते हैं। ₹100 मान लीजिए आपने ₹100 के सेब लिए तो डायरेक्ट उसको पेमेंट देंगे। उसी प्रकार से इसमें भी पर्सन टू मर्चेंट और पर्सन टू पर्सन या किसी दोस्त यार को पैसे देने हो तो वैसे भी डायरेक्ट पैसे दिए जा सकते हैं। अब देखिए इसमें लेन-देन का सिस्टम क्या होता है कि आपने इसे डायरेक्ट पैसे दे दिए। इसमें भी ऐसे ही डायरेक्ट ही दिया जाएगा, लेकिन फ़र्क क्या रहेगा कि इसमें क्यूआर कोड जो होता है ना उसको स्कैन करना पड़ेगा, क्यूआर कोड के द्वारा। अब ये जो ई रूपी का जो सिंबल मतलब ई रूपी जो आया है ये किस बेस पे यानी कि इसका मॉडल क्या होना चाहिए, ये किस मॉडल पे काम करता है? तो जो ई रूपी है ये 2 टियर मॉडल 2 टियर मॉडल पर आधारित होगा। देखिए 2 टियर मॉडल का मतलब क्या हुआ कि जो इसको इश्यू ई रूपी को इस ई रूपी को इश्यू और रिडीम कौन करेगा? आरबीआई। जबकि जो ई रूपी है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, पेमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ये कौन करेगा? बैंक। तो इसका इश्यू और रिडीम यानी कि इसको जारी कौन कर सकता है? सिर्फ आरबीआई। और जो ई रूपी जारी हो जाएगा उसकी पेमेंट यानी कि ग्राहकों में बांटना और उनके अकाउंट में जोड़ना ये सब किसका काम रहेगा? बैंकिंग का। अभी करंट में देखा जाए तो क्या चल रहा है, करंट में ई रूपी के लिए जो है ना अभी 4 बैंक चुने गए हैं। ई रूपी के लिए 4 बैंक चुने गए हैं। एक तो अपना एसबीआईएन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक है, एक यस बैंक है और एक है अपना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये 4 बैंकों को चुना गया है फिलहाल। इस ई रूपी पे ट्रायल जो हो रहा है उस ट्रायल के लिए ये 4 बैंक चुने गए। एक तो एसबीआई, एक आईसीआईसीआई, एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एक यस बैंक। ये 4 बैंकों का भी ट्रायल के लिए चुना गया है। अब देखिए जो ई रूपी है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं? इस पे भी ज़रा नज़र डाल देते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि नोट की होती है छपाई, ठीक है? तो ई रूपी में छपाई भी नहीं होनी है। अब जब नोट छप जाता है तो देखिए छपाई में कितना खर्चा आता है कि ₹100 के नोट पे 15 से ₹17 का खर्चा आता है। लेकिन अब इसमें देखिए छपाई तो होनी नहीं, ये जारी किए जाएँगे यानी कि ये क्या होंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जारी किए जाएँगे, तो इसमें छपाई का कोई खर्चा नहीं है। छपाई के बाद क्या होता है को इनको कैरी करने का मतलब क्या हुआ कि एक वाहन का ज़रूरी होता है रख-रखाव और इनके लिए गार्ड और इसमें काफ़ी रिस्क होता है, ठीक है? तो इसमें देखिए वाहन को कैरी करना, पेट्रोल, डीज़ल इस सब का खर्चा बच जाएगा और उसके बाद जो इसमें रिस्क होता है चोरी होने का या फिर अलग तरीके की ये सब प्रॉब्लम होती हैं, वो सब भी बच जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है इनको बैंकों में पहुँचाना, बैंक के बाद इनको क्या होता है एटीएम के लिए जारी करना। तो देखिए एटीएम में जाएगा पैसा तो एटीएम के लिए फिर गाड़ी वगैरह का फिर बंदोबस्त, तो वो सारा का सारा खर्चा खत्म। उसके बाद क्या रहता है हम कैश निकालते हैं, विथड्रॉ करते हैं, कैश विथड्रॉ। अब जब कैश विथड्रॉ करते हैं उसके बाद क्या रहता है देखिए उसको पर्स में रखते हैं, तो पर्स में रखने के बाद क्या होता है कि एक नोट की जो उम्र होती है तकरीबन 4
साल तक होती है। 4 साल के बाद हमें उसे रीप्रिंट करना पड़ता है, यानी कि रीप्रिंट। तो ये भी काम खत्म रीप्रिंट का। अब जब रीप्रिंट के बाद क्या होता है कि हम इसे अपने वॉलेट में रखते हैं, तो क्या होने का, वॉलेट को देखो चोरी होने का खतरा होता है, तो लूज़, कटने फटने का डर होता है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम इसकी खत्म। चोरी होना, कटना फटना, ये सारी की सारी इसकी समस्याएँ सारी की सारी खत्म। और एक जो मेन प्रॉब्लम क्या होती है, नकली। तो इसमें नकली नोट होने की बिल्कुल संभावना नहीं है, क्योंकि पूर्ण रूप से डिजिटल है। और इसके अलावा क्या होता है कि मान लीजिए एक बार क्या हुआ था जस्ट कि येस बैंक की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। अब मान लीजिए आपका येस बैंक में अकाउंट है, इंस्टेंट रुपया चाहिए, लेकिन बैंक तो दिवालिया घोषित हो गया, तो इस दौरान आपको इंस्टेंट रुपया नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ की पूरी ज़िम्मेदारी किसकी होगी? आरबीआई की। आप देखिए, मान लीजिए कि ये पर्सन ए है, इसको पैसे देने होंगे बी को, ठीक है? अभी किसके थ्रू देता है कि मान लीजिए यूपीआई के थ्रू से पैसे देने हैं, है ना? तो ये क्या करेगा, या तो इसका मोबाइल नंबर इसमें ऐड करे अपने मोबाइल में, तो ये इसके पास फ़ोन है। अब इसमें 2 तरीके हैं। नंबर 1 देखो मोबाइल नंबर, नंबर सेकंड क्या होता है, स्कैन। या तो इसका स्कैन से स्कैनर करें, और क्या होता है या तो अकाउंट डालें बैंक का। यानी कुल मिला के आप इन तीनों में से कोई सा भी प्रोसेस करेंगे, तो जब आप रुपए के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो वो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? बैंक के पास। यानी आपकी रिक्वेस्ट इसके पास, फिर इसके बाद पैसा जाएगा। इसमें रोल किसका है बीच में? बैंक का। अब मान लीजिए बैंक में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ये सर्वर डाउन हो गया, अब उन्होंने बोल दिया कुछ दिक्कत आ गई, मेंटेनेंस आ गई। तो मेंटेनेंस जब शुरू हो जाएगी, तो क्या आपके पैसा इसके पास जाएगा ट्रांसफर? नहीं। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हो चुका है। जब ए से बी को रुपए देने की बारी आती है, तो बैंक सही से काम नहीं करता कभी-कभी, तो ट्रांसफर होना मुश्किल हो जाता है। तो उस दौरान हमें फिजिकल रुपया ही यूज़ करना पड़ता है। तो इस ई-रुपये में क्या रहेगा कि इसमें बैंक का कोई रोल ही नहीं रहेगा। आपको अगर ए से बी को रुपए देने हैं, तो जस्ट आप इसका स्कैनर कीजिए, क्यूआर कोड, जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन कीजिए, उसके बाद डायरेक्ट पैसा इसके पास जाएगा बिना किसी बैंक के। तो इसमें बैंक का कोई रोल नहीं है। अब इसके देखा जाए तो डिसएडवांटेज क्या रहेगा कि पैसा भेजने के लिए क्यूआर कोड फीचर वाला एक मोबाइल चाहिए। ऐसा मोबाइल जिसके अंदर क्यूआर कोड स्कैन करने का फीचर हो। अगर ये नहीं हुआ, तो आप ई-रुपये का यूज़ नहीं कर पाएँगे। सेकेंडली क्या होता है कि सारा कंट्रोल किसके पास रहेगा? आरबीआई के पास। अब ये सारा कंट्रोल आरबीआई के पास है, तो वो आप पर पूरी नज़र रखेगा, और कोई भी ज़रा-सी भी से गड़बड़ हुई या गड़बड़ महसूस हुई, तो वो आपके पूरे अकाउंट को फ्रीज़ कर देगा, और आप अपने पैसे का ज़रा भी इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। वो क्या है कि देखिए, एक तो होता है चोर, और एक होता है हैकर। मान लीजिए चोर है, इसको चोरी करने के लिए सामान चाहिए, ठीक है? बैग चाहिए, और कुछ 2 से 3 व्यक्ति चाहिए। अब ये किसी बैंक में अगर जैसे चोरी करता है, तो ये क्या करेगा कि उतना ही माल चोरी कर सकता है जितना ये बैग में भर सके, और कुछ अपनी जेबों में भर सके, बस उतना ही चोरी कर सकता है। लेकिन जो हैकर होता है, इसे ना तो बैग चाहिए, ना व्यक्ति चाहिए, और ना ही इसे कोई ख़ास सामान चाहिए। इसे चाहिए बस सिस्टम। और क्या चाहिए होता है इसे? सिस्टम। और क्या चाहिए होता है? इंटरनेट, यानी कि नेट। बस इतना चाहिए। और ये क्या रहता है कि बस एक बटन, यानी बस एंटर, और सारा का सारा पैसा इसके अकाउंट में या किसी भी अकाउंट में चला जाएगा। तो ये ज़्यादा रिस्की होते हैं। ये उतना ही चोरी कर सकते हैं जितना ही फिज़िकली कैरी कर सकते हैं। लेकिन इसे कुछ कैरी नहीं करना, ये फिर भी सारा का सारा जो धन है यार, पैसा मनी है, वो सारी की सारी चोरी कर सकता है। तो ये जो हैकर होते हैं, ये क्या करते हैं, लूप होल कहीं न कहीं ढूँढते रहते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा रीज़न है। आइए जानते हैं कि यूपी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आरबीआई या जो बैंक, इनके द्वारा एक ऐप प्रोवाइड कराया जाएगा, जो फ़िलहाल अभी नहीं है। जब ये आएगा तो पब्लिकली अनाउंस कर दिया जाएगा। इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे। जब आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, तो उसके बाद आपको करना होगा इस ऐप के अंदर वेरिफ़िकेशन। अब वेरिफ़िकेशन कैसे होगा? तो एक तो चाहिए होगा आधार कार्ड, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने बैंक के अंदर रजिस्टर करवाया होगा। और एक थर्ड चीज़ क्या चाहिए होती है? पैन कार्ड। ये पैन कार्ड आपको एक्सेप्शनल ज़रूरत पड़ेगी, जब इसकी ज़रूरत होगी तब ही ज़रूरत होगी। अब पैन कार्ड के लिए कब ज़रूरत हो सकती है कि जैसे कि नियम होता है, माना कि नियम है, जब आप 1 लाख या उससे ऊपर की जो भी करेंसी होती है, जो अमाउंट होता है, जब आप दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? पैन कार्ड।
अभी क्या है कि ई-रूपी में ऐसा कोई अमाउंट अभी डिसाइड नहीं किया गया है कि कितने अमाउंट पर पैन कार्ड चाहिए होगा। लेकिन ई-रूपी में जो पैन कार्ड का सिस्टम जब लागू होगा, अगर मान लीजिए उसमें अगर नियम आता है 1 लाख रुपए से ज़्यादा के लिए पैन कार्ड चाहिए होगा, तो आपको कैसे होगा कि आपने क्यूआर कोड स्कैन करा, अमाउंट एंटर किया, उसके बाद क्या रहेगा, अमाउंट से पहले पैन कार्ड माँगेगा। जब ये पैन कार्ड को आप अप्रूव कर देंगे, उसके बाद जो पेमेंट है वो अप्रूव हो जाएगी। और फिर आगे देखते हैं हम, जब आप वेरिफ़िकेशन होने के बाद आपको एक डिजिटल वॉलेट दे दिया जाएगा। एक डिजिटल वॉलेट दे दिया जाएगा। अब इस डिजिटल वॉलेट को एक्टिवेट करना होगा। तो एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर डेबिट कार्ड ऐड करना होगा। डेबिट कार्ड जैसे ही आप ऐड करेंगे, डेबिट कार्ड ऐड होते ही ये अकाउंट आपका डिजिटल वॉलेट आपका एक्टिवेट हो जाएगा। फिर उसके बाद अपने अकाउंट से आप इसके अंदर ई-रूपी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह से रहेगा। देखिए, इसमें जनरली जो क्वेरी हो सकती है, एक तो ये क्वेश्चन उठ सकता है इसमें कि क्या हमें इंटरेस्ट मिलेगा? जो ब्याज है वो हमें मिलेगा इस पर? तो देखिए, इसमें हमें ब्याज नहीं मिलेगा। ब्याज हमें जो अकाउंट में जो हमारा अमाउंट होता है उस पर मिलता है, ना कि वॉलेट पे। इससे कुछ आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक फिज़िकल वॉलेट है, अभी उसके अंदर कुछ अमाउंट है, तो क्या आपको अभी उस पर ब्याज मिल रहा है? बेशक से अमाउंट कट जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इस पर अब आपको ब्याज नहीं मिल रहा, यानी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। वैसे ही ये आपका डिजिटल वॉलेट है। इस पर आपको ये जस्ट एक वॉलेट है, ना कि ये अकाउंट है। अकाउंट जो है वो बैंक के अंदर अलग रहेगा, ये जस्ट क्या रहेगा, वॉलेट। जिस तरीके से आप फिज़िकल वॉलेट यूज़ करते हैं, वैसे ही आप डिजिटल वॉलेट यूज़ करेंगे, जिस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। सेकंड जो क्वेश्चन रहेगा कि क्यूआर जो कोड होगा, इसको स्कैन करने के लिए क्या किसी इंटरनेट की ज़रूरत होगी? तो इसमें जो आंसर रहेगा नहीं, नो नेट। इसमें हमें कोई भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी। अब थोड़ी-सी एक चीज़ देखते हैं कि जो हमारा ई-रूपी है वर्सेस यूपीआई, इसमें फ़र्क क्या होगा? तो देखिए, जो ई-रूपी है, ये पर्सन ए से पर्सन बी को डायरेक्ट लिंक करेगा, डायरेक्ट लिंक। इसमें क्या रहेगा, यूपीआई में पर्सन ए को बी से कौन जोड़ता है? बैंक। तो इसके अंदर क्या होता है, आप कुछ अमाउंट रिक्वेस्ट भेजते हैं और फिर ये यहाँ भेजता है, तो इसमें थर्ड पर्सन कौन है? बैंक है। लेकिन इसके अंदर जो मीडिएटर कौन है? बैंक है। इसके अंदर मीडिएटर कोई नहीं है, आप डायरेक्ट पैसा ए से बी को भेज सकते हैं। यहाँ टाइम कंज्यूम होता है, और मान लो बैंक में कुछ प्रॉब्लम हुई, तो आपका पैसा रोक दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फ़र्क है ई-रूपी और यूपीआई में। अब देखिए, सिमिलैरिटी दोनों में क्या होगी? में ई-रूपी में और नोटों या सिक्कों में, या फिर हम कहेंगे फिजिकल रूपी में, इनमें सिमिलैरिटी क्या रहेगी? तो हम देख सकते हैं कि जो सिमिलैरिटी है वो, एक तो जो रूल हैं वो सेम ही लागू होंगे। रूल क्या होंगे? एकदम सेम होंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और यहाँ वीडियो संपन्न हुई।